स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 और भारत क्लियरली दो हिस्सों में फिलहाल यहां पर बटा हुआ है। एक तरफ तो मौसम विभाग ने मानसून के कल केरल पहुंचने की उम्मीद जताई है और वहीं दूसरी तरफ आप अपनी स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं जहां पर दिल्ली के मुंगेशपुर में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है 52.3 डिग्रीज का। क्या है इसके मायने, आगे जाकर क्या एक्सपेक्ट कर सकता है भारत मौसम के लिहाज से, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं IMD के साइंटिस्ट KS होसालेकर। मिस्टर होसालेकर, मानसून तो कल परसों जब आएगा तब आएगा, लेकिन जिस तरह की हीट वेव्स के साथ हम फिलहाल यहाँ पर जूझ रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में, जहाँ पर 52 डिग्रीज एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर कायम हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसे? आपने सही बताया कि जब देश की नजरें जो है मानसून के ऊपर गड़ी है, जो जिसकी सबको उसका इंतजार रहता है। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत, नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है वो जैसे T20 या उससे भी कम क्रिकेट, फास्ट क्रिकेट मैच में जिस तरह से स्कोरिंग होता है, टेम्परेचर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जो पूर्वानुमान दिया है मौसम विभाग ने, उसमें हमने ये कहा है कि ग्रेजुअल फॉल, मतलब आने वाले 3 से 4 दिनों में नॉर्थ वेस्ट इंडिया और मध्य भारत में जो तापमान में जो है 3 से 4 डिग्री की कमी होने की संभावना आने वाले 3-4 दिनों में है। तो राहत जो है वो आपके सामने नेक्स्ट 3-4 डेज में रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन साथ ही महाराष्ट्र में भी हमने ये कहा है कि 2 से 3 डिग्री तापमान आने वाले 3-4 दिन में बढ़ सकता है। तो मिस्टर होसालेकर, आप ये कह रहे हैं कि जहां पर 52 है, 3-4 दिनों में वो 48 आ सकता है, जो फिलहाल वो जो भी ऐसे कोई बहुत सपोर्टिव नहीं है, लेकिन हाँ 50 के ऊपर नहीं है, 50 के थोड़ा सा नीचे हैं। लेकिन कब तक आप देखते हैं ये गर्मी की जो सिचुएशन है नॉर्थ में जारी रहेगी? कितने समय तक आपको लगता है कि हम मिड 40s या 40s के करीब पहुंचते हुए नजर आएंगे? तो जो पूर्वानुमान है उसमें हमने ये कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में तो कटौती दिख रही है, लेकिन ये आपने सही बताया कि 50 से अगर 2 या 3 डिग्री कम होता है तो वो ज्यादा फर्क नहीं कर पड़ता है। तो जैसे अभी मैं बता रहा था, चुरू जो है राजस्थान में 50.5 डिग्री, हरियाणा 50.3 डिग्री, झांसी जो है 49 डिग्री, महाराष्ट्र में भी वर्धा जो है वो 45 डिग्री। तो बहुत सारी जगह पर जो इस तरह के आपको अलर्ट टेम्परेचर राइज दिखाई दे रहा है। 24 घंटे के लिए जो अलर्ट है नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में फिर एक बार हीट वेव और सीवियर हीट वेव के लिए फिर एक बार दिया गया है। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे मानसून केरल में दाखिल हो रहा है, हवा का रुख बदलने की संभावना है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में कुछ तो राहत इसमें जरूर दिखाई देगी। दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे आपने कहा कि सिर्फ दिल्ली का ये हाल नहीं है, काफ़ी हद तक हरियाणा, चुरू, राजस्थान में भी यही हाल है, विदर्भा में भी हमने देखे हैं काफ़ी हाई यहाँ पर टेम्परेचर्स आते हुए। क्या अगले 2-3 दिनों में इन सभी स्टेट्स में कुछ राहत मिलने की भी एक्सपेक्टेशन है? जी, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है और मध्य भारत के कुछ हिस्से है, इसमें हम लोग टेम्परेचर जो है ग्रेजुअल फॉल की हम संभावना रख रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में खास करके कुछ हिस्से जो है मराठवाड़ा, विदर्भा में, यहाँ पर हम देख रहे फोरकास्ट ये है कि आने वाले समय पे तापमान में थोड़ी सी फिर एक बार इंक्रीज होने की संभावना है महाराष्ट्र में। तो मेरे ख्याल से इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब बात यहाँ पर मानसून की कर लेते हैं, जहाँ पर केरला में अगले 24 घंटे में ऑनसेट की बात यहाँ पर की जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप उसकी प्रोग्रेस? और एक बार केरला में ऑनसेट हो जाता है तो फिर आगे की स्थिति, आगे की प्रोग्रेस की क्या एक्सपेक्टेशन है? केरला में अगर आप देखोगे तो पिछले 2 दिनों में काफी अच्छी बरसात हो रही है। जो आंकड़े आ रहे हैं वो 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के आंकड़े आ रहे हैं। जैसे केरला में स्टेशन है पीवावरम बोल के, जो एर्नाकुलम में 200 मिलीमीटर रेनफॉल पिछले 24 घंटे में दर्ज की। कुंजार जो कोट्टायम में है 180 मिलीमीटर 24 घंटे में रेनफॉल। और कई जगह पर जो है वो 10 से 15 के सेंटीमीटर के बीच में जो है बरसात दर्ज हो रही है पिछले 24 घंटे में। फोरकास्ट ये है, हम देख रहे हैं कि जो मानसून की जो रेखा है अब वो 8 डिग्री नॉर्थ पर है, उत्तर पर है, तो अक्षांश की अगर हम बात करते तो, और वहां पर एक सिस्टम बनी जिसको हम विंड शेयर कहते हैं। तो उसके चलते जो है जो वेस्टर्ली विंड जो है उसमें तेजी आने की संभावना है और उसके चलते केरल में और केरल के कुछ हिस्से में, उसके साथ में मालदीव के कुछ रिमेनिंग हिस्से में और अंडमान ऊपर के हिस्से में, कुछ हिस्सों में जो है हमें वहां पे बरसात आने की संभावना दिख रही है। कुछ पार्ट्स ऑफ लक्षद्वीप जो है, केरला के कुछ पार्ट्स है,
और इस तरह से हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से बरसात हो रही है, लेकिन हालांकि वो साइक्लोन का भी कुछ तरीके से उसका इम्पैक्ट रहा। लेकिन हम ये भी फोरकास्ट है कि आने वाले 24 घंटे में कुछ हिस्से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के वहां पर भी ऑनसेट होने की संभावना है। मतलब कुल मिला के जो है वो बंगाल के उपसागर से लेकर ऊपर नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स और कुछ जगह पर केरला के कुछ हिस्सों में भी नॉर्थ ईस्ट ऑनसेट होने की संभावना है। जी, साथ ही साथ मिस्टर सालेकर, प्रोग्रेस आगे फिर आप कैसे देखते हैं? जैसे आपने कहा कि जो निचले हिस्से हैं वहां पर हम मानसून का ऑनसेट देखेंगे, केरला में ऑलरेडी बारिश हो रही है, लेकिन हम जो मुंबई में बैठे हैं और आगे जिस तरह की स्थिति जैसे जो राजस्थान वगैरह की है, गुजरात की है, जहां पर अच्छी खासी हीट वेव है, तो वहां पर किस तरह की प्रोग्रेस होगी? तो जो पूर्वानुमान हमने दिया है, जो सिस्टम बन रहे हैं जी, मानसून बनने के लिए, मानसून की जो हवा रहती है वो जिसको हम कहते हैं कि क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो, जो मतलब दक्षिण गोलार्ध से लेकर उत्तर गोलार्ध में जब आती है तो वो मुड़कर आती है। तो ये जो हवा है इसका रुख जो है वो अच्छा है, मतलब प्रोग्रेसिव है। साथ में उसकी डायरेक्शन के साथ जो स्पीड है वो भी अच्छी है, तो जिसके कारण केरला में तो कल ऑनसेट होने की अच्छी संभावना है। लेकिन उसके साथ में हम ये बता रहे हैं कि कुछ जगह पे जैसे तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, कराईकल है, कर्नाटक के कुछ भाग है, उसमें आने वाले 6-7 दिनों में, मतलब एक हफ्ते भर में कुछ जगह पर जो है इस तरह की आइसोलेटेड जगह पे रेनफॉल होने की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन इसके ऊपर भी हम पूर्वानुमान आने वाले समय पर दे देंगे। जी, एक फाइनल सवाल मिस्टर सालेकर, और ये फिर से वापस हीट वेव पर लौटना पड़ेगा, क्योंकि सडनली आप सभी सोशल मीडियाज पे देखें तो एक फ्लरी ऑफ एक्सपीरियंसेस है जो लोग यहाँ पर आज दिल्ली में झेल रहे हैं और काफ़ी अदर जो हरियाणा राजस्थान के हिस्सों में भी झेल रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि अगले 2-3 दिनों में हम थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पर ईज ऑफ होता हुआ देखेंगे, चाहे वो 3 या 4 डिग्री से ही है। आप कहेंगे कि जितनी गर्मी थी वो अब हो चुकी है, या आपको लगता है 52.3 के ऊपर भी यहाँ पर नंबर जा सकता है? ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बार जो आंकड़े जो है वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड तरीके से बढ़ते हुए हम सब लोग देख रहे हैं। और कुछ जगह पर जो है इसके चलते कारण, मतलब सीवियर हीट वेव के कारण कुछ जगह पे कुछ नुकसान भी हम लोग देख रहे हैं। रिलेटेड टू हेल्थ भी ये एक इश्यू बन गया है। लेकिन जैसे जून का महीना शुरू होगा, जब हवाएं जो है वेस्टर्ली विंड्स जो है वो उसकी तेजी आने लगेगी और जैसे मानसून आगे बढ़ेगा, मैं समझता हूँ कि कुछ राहत जो है सेंट्रल इंडिया में रहेगी। नॉर्थ वेस्ट में अभी तापमान जो है, अभी जो बढ़ा हुआ तापमान है उसमें जो कटौती है, उसके बारे में हम आने वाले 3 या 4 दिन के बाद और आगे का पूर्वानुमान हम आपको बता पाएंगे। लेकिन ऐसे कहते हैं कि ब्रिक इज सॉफ्टर देन दी स्टोन, तो मैं समझता हूँ कि 3 या 4 डिग्री जो तापमान में कटौती है, मैं समझता हूँ कुल मिला के उसका भी कुछ ना कुछ असर या अच्छा असर जो है हमको देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, मिस्टर सालेकर, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, और वो भी काफ़ी मुश्किल समय में जहाँ पर लोग ऑफ कोर्स सुनना चाहते हैं कि आगे वो यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करें। तो जैसे आपने कहा कि अगले 24 घंटे के लिए अभी भी यहाँ पर हीट वेव अलर्ट जारी है, लेकिन आने वाले 3-4 दिनों में हम यहाँ पर थोड़ा सा मौसम बेहतर होता हुआ देखेंगे। मिस्टर सालेकर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। तो क्लियरली वो हम आर वी आउट ऑफ द वुड्स? शायद नहीं, क्योंकि जैसा कहा गया कि अगले 24 घंटे अभी भी यहाँ पर हीट वेव अलर्ट है, लेकिन आगे जाके जैसे उन्होंने कहा कि जून में जो वेस्टर्ली विंड्स हैं वो एक बार यहाँ पर शुरू हो जाएंगी, तो उसका एक बेहतर असर हम यहाँ पर बाजार पे पड़ता हुआ देखेंगे। लेकिन 52.3 है, 3 से 4 डिग्री अगर कम होता भी है तो 48 डिग्रीज होगा, जो अभी भी उस हिसाब से भी काफ़ी गर्म यहाँ पर रहेगा। तो क्लियरली यहाँ पर गर्मी तो यहाँ पर है ही, लेकिन बात हम अब यहाँ पर खाने के तेलों की भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भावों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्राइसेस की बात की जाए तो पाम तेल के प्राइसेस 4000 के ऊपर निकलते हुए नजर आए हैं, और साथ ही साथ अगर सोयाबीन की बात की जाए, सोया तेल की बात की जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वहाँ पर भी तेज़ी ही देखने को मिली है। हमारे साथ नीरव जुड़ चुके हैं अब यहाँ पर इस पर बात करने के लिए। नीरव, नमस्कार। कैसे देखते हैं आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की बढ़त हमने आते हुए देखी है? अक्रॉस बोर्ड एक्चुअली यहाँ पर बढ़त है। पाम तेल की बात की जाए तो 1 महीने के हाईज पर, सोयाबीन 4 महीने के हाईज पर, सनफ्लावर तेल के दाम 9 महीने की ऊंचाई पर ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। जो ये सडन तेजी देखने को मिली है, नीरव, कैसे देखते हैं आप इसे, और कितनी तेज और कितनी बढ़त यहाँ पर और एक्सपेक्ट की जा सकती है? सो बेसिकली ये पूरा सिचुएशन स्टार्ट हुआ था सनफ्लावर ऑयल से। जैसे ही पहले रशिया का क्रॉप अच्छा गिन रहे थे, रशिया वाज वेरी एग्रेसिव आई वुड से इन मार्च मंथ एंड मे बी अर्ली अप्रैल। उसके बाद उन्होंने अच्छा एक्सपोर्ट किया, इवन इंडिया में अच्छा एक्सपोर्ट किया।
उसके बाद से ही ये स्पेकुलेशंस आ रहे थे कि रशिया ने अच्छा मार्केटिंग कर लिया है, यूक्रेन ऑलरेडी उसका मार्केटिंग कर चुका था, तो सन ऑयल की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। और वैसा ही हमने मई मंथ में देखा कि बहुत ही स्विफ्टली सनफ्लावर ऑयल जो 960 970 डॉलर्स में था, वो ओवर इन 2-3 डेज ही $1000 के ऊपर चले गया और अभी हाल 1030 से $40 के बीच में चल रहा है। कंटिन्यूस इस रेंज में मेंटेन हो रहा है। उसके बाद में हमने देखा कि एमजेजे में बीन ऑयल, स्पेशली जेजे का बीन ऑयल $900 तक में नीचे में ट्रेड हुआ 3 वीक पहले में। अच्छा एग्रेशन था। अर्जेंटीना में लास्ट ईयर 22 मिलियन क्रॉप के सामने 50 मिलियन की क्रॉप, अच्छा क्रशिंग। दो ब्राजील में ये रियो डू ग्रांड डे सुल में जो फ्लडिंग हुई है, उससे अच्छा खासा क्रॉप लॉस एस्टिमेटेड है। बट आई वुड से अर्जेंटीना इज द मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री और लास्ट ईयर से बड़ा रिकवरी था प्रोडक्शन का, तो अर्जेंटीना वाज पॉइज्ड टू एक्सपोर्ट मोर दिस ईयर। उसने काफी अच्छा मार्केटिंग किया। बट आई वुड से यूरोप में बायोडीजल हो या चाइना में सोयाबीन ऑयल हो या अदर डेस्टिनेशन में सोयाबीन ऑयल हो, एंड इंक्लूडिंग इंडिया में 900 से 930 में बड़ा ट्रेड हुआ, अबाउट 250 to 300 के का। उसके बाद में वो ऑयल भी धीरे धीरे मूव करते गए। आज की सिचुएशन में अर्जेंटीना स्पॉट तो काफी टाइट हो चुका है मई जून में। ओनली जुलाई से आई वुड से $1000 या $990 की रेंज देता है, बाकी नियर बाइज में $1020-30 की रेंज देता है। तो वो भी सनफ्लावर ऑयल के प्राइस के पास जाके चले गए। अब बात करेंगे हम पाम की। तो पाम में हमने देखा कि लोगों ने दुबई कॉन्फ्रेंस में, आप भी मेरे साथ थे, कुछ पाम प्रोडक्शन की इंक्रीज की एक्सपेक्टेशन लोगों ने धारी थी मई जून मंथ में। ऑलरेडी एमपीओबी के जो नंबर्स आ रहे हैं उस हिसाब से दिख रहा है कि में एंड स्टॉक इंक्रीज होगा मे बी 1.5 से 2 लाख टन से। सो ओवरऑल एक पाम में भी एग्रेशन था मार्केटिंग करने के लिए, और हमने देखा $935 से $940 में सीपीओ कंडला ईस्ट कोस्ट में $5-10 लोअर में अच्छा खासा मार्केटिंग लास्ट 5-7 सेशंस में हुआ है। आई वुड से अगेन 250 to 300,000 टन ट्रेड पिछले 4-5 सेशंस में हो गया। उसके बाद में चाइनीज मूवमेंट से, चाइनीज फंड्स की मूवमेंट इन डालियन से केएलसी 2 दिन से अच्छा पुल अप हो रहा है, और उसके कारण हम देख रहे हैं कि बीएमडी अच्छा मूव अप कर रहा है। दो बीएमडी हैज मूव्ड बाय $30 to $40, फिजिकल मार्केट्स हार्डली $15 से $20 ही बढ़े हैं। बट फिर भी अगर हम रेंज की बात करें तो पाम ऑयल आज $950 से $60 में वर्सेस $1030 से $1050 के सन सोया ऑयल में काफी रीजनेबली प्राइस्ड पाम ऑयल है। अगर हम बात करें लोकल ऑयल सीड क्रॉप्स की, तो मैं हमेशा से ही बोलता आया हूं कि इंडिया तो यहाँ से $50 हायर प्राइस में भी पाम लेता रहेगा। रीजन ये है कि हमारे यहाँ कोई डोमेस्टिक ऑयल की बड़ी अवेलेबिलिटी नहीं है। अभी मस्टर्ड का सीजन चल रहा है कायदे से, बट मस्टर्ड क्योंकि किसान बेच नहीं रहा है, नाफेड हाफेड ने अच्छा प्रोक्योरमेंट किया है और क्रश पैरिटी नहीं होने के कारण 1200 रुपए प्रति 10 किलो पे मस्टर्ड कच्ची घनी चले गया है। अगर हम सोयाबीन ऑयल की बात करें तो सोया रिफाइंड 950 रुपए है, पाम ऑयल 900 रुपए। तो बहुत बड़ा गैप है मस्टर्ड कच्ची घानी वर्सेस इन इंपोर्टेड ऑयल्स में। इसलिए इंपोर्टेड ऑयल्स में कहीं ना कहीं इंडिया की बाइंग हर प्राइस पे मेंटेन रहेगी। ये जरूर है कि अगर हमें एक्सपेक्टेशन होगा कि भाई इंडोनेशिया की जैसे अभी हाल जो नई एक्सपोर्ट लेवी एंड ड्यूटी आई है उसमें से एफओबी काफी रिड्यूस हुआ है, उसके कारण बायर थोड़ा सा रुकता है हायर प्राइस में। बट नेट नेट इंडिया विल बी सपोर्टिव टू द मार्केट इंटरनेशनली। इंडिया विल बी अ कीन बायर फॉर एनी ऑयल विच इज चीपली प्राइस्ड, जिसका लोअर स्प्रेड है। सो पाम ये चीज काफी सपोर्ट कर रहा है। टाइम बीइंग मैं नहीं बोलूंगा कि पाम एकदम से शॉर्ट टर्म में फ्लाई कर जाएगा, स्टॉक राइस पे है, तो 4080 या 4120 का बीएमडी थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है। बट अब कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है कि कोई बहुत बड़े फॉल्स आ जाए। इवन बीन ऑयल में अगर $30-40 का हेल्दी करेक्शन आएगा तो इंडिया कहीं ना कहीं माल लेना चाहता है। ऑल राइट, यानी कि कोई बहुत बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। पाम तेल 4080 तक जा सकता है और भारत एक बड़ा खरीदार के तौर पर इंटरनेशनल मार्केट्स में खड़ा ही रहने की एक्सपेक्टेशन है। नीरव एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज समय निकालने के लिए और खाने के तेलों पर वो पूरा ब्यौरा भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ, लेंगे उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज।
आपका स्वागत है और हमारे साथ अब पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हैं और एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। मनोज जी, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, क्योंकि एक तरफ मौसम, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार, कोई आसान समय या काम नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है टॉप ट्रेड्स कहाँ से उभर सकते हैं? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा मोमेंटम है वो सोना और चांदी में बना हुआ है। ऊपरी लेवल से कुछ करेक्शंस होते हुए देखे हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव नजर आता है। तो यहाँ पे गोल्ड में डिप्स में बाई की सलाह रहेगी 71,900 के स्तर पर। एक स्टॉप लॉस जो रखना है वो 71,680 का रखना है और लक्ष्य यहाँ पे 72,400 का रहेगा। वहीं एग्री पेक में यहाँ पे हमने कॉटन सीड ऑयल केक में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा है। तो यहाँ पे जो जून का वायदा है वहाँ पे 2,740 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो लगाना है 2,710 का लगाना है और लक्ष्य यहाँ पे 2,800 का रहेगा। ऑलराइट, तो खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। इससे पहले कि हम बाकी कमोडिटीज के बारे में बात करें, जतिन आपकी भी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पहले लेना चाहेंगे। मनीषा, इनलाइन व्यू रहेगा। मेरा भी सिल्वर पे जो व्यू पॉइंट है वो पॉजिटिव बना हुआ है। जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन रहा है, सिल्वर जो है आउट परफॉर्म कर रहा है सभी कमोडिटीज को। सो मुझे लग रहा है बुल रन जो है वो और भी कंटिन्यूड रहना चाहिए। बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी फेवरेबल रहेगी। अराउंड अबाउट 95, 150, 95, 250 के रेंज में बाय करके चलना है। टॉप लॉस जो रखना है कहीं ना कहीं 94, 700 के नीचे रख के चलना है और हायर साइड में 96, 100 तक के टारगेट भी रख सकते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग बेस्ड कमोडिटी होगी ये भी है। 1000-1500 पॉइंट तो ऐसे ही ट्रेड जो है वो बन जाता है इसके अंदर। तो छोटे स्टॉप लॉस से काम करना की ट्राई करेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं, इसके लिए स्टॉप लॉस भी आपको थोड़ा सा बड़ा रख के चलना होगा। उसके साथ में सेकंड पिक जो रहेगी वो मेरी एल्यूमिनियम के अंदर रहेगी। बेस मेटल मार्केट के अंदर देखने जाएं तो एल्यूमिनियम का जो है वो रैली अच्छी खासी चल रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत बढ़त जो है ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है। तो एक डिसाइसिव फॉल जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टुवर्ड्स 245 से लेकर 244 जोन के अंदर। सो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एडवाइस रहेगा कि यहाँ पर शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। अराउंड 248.50 से लेकर 249 के रेंज में शॉर्ट करके चलना है 251 के स्टॉप लॉस के साथ में, और लोअर लेवल्स पे 245 तक के टारगेट्स रखना है। ये प्योरली इंट्राडे ट्रेड रहेगा, इसको कैरी। जतिन, साथ ही क्रूड ऑयल प्राइसेस में अब यहाँ से क्या लगता है, क्योंकि अच्छी खासी बढ़त यहाँ भी देखने को मिली? मनीषा, ओपेक प्लस की अपडेट्स आने की वेट है जून महीने में। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस का आउटलुक जो है अभी थोड़ा सा ये जो है वो शॉर्ट कवरिंग रैली जो और थोड़ी कंटिन्यूड रह सकती है, लेकिन थोड़े बहुत ओवरबॉट लग रहे हैं ट्रेडिंग पर्पज से देखने जाए तो। नाइमेक्स जो है वो $82 के आसपास जो है रेजिस्टेंस प्लेस करते हुए चल रहा है, और ब्रेंट भी मुझे लग रहा है 85 से लेकर 86 एक स्टिफ रेजिस्टेंस जो है वो प्लेस्ड है वहाँ पर। साथ ही साथ में MCX पर भी 6700 से लेकर 6750 ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है MCX पर। तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा और करेक्शन जो आता है उसको अगर प्ले करना है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए कॉल रहेगा ये कि सेलिंग करनी है सिर्फ 6690 के नीचे। जैसे ही प्राइसेस 6690 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें उसके बाद आप शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना रहेगा 6740 का, और लोअर लेवल्स पे अराउंड अबाउट 6640, 6630 के टारगेट्स के हिसाब से चल सकता है। ये प्योरली ट्रेडिंग बेस्ड कॉल है और ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना है 6690 के नीचे जाए पिछले प्राइस, उसके बाद ही। मनोज जी, अगर आप यहाँ पर एग्री स्पेस में देखें, ऑफकोर्स आपने यहाँ पर एक दो कमोडिटीज के नाम लिए हैं, लेकिन जिस तरह से मसालों में मूवमेंट है और गुआर में हल्की सी बढ़त है, यहाँ पर क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो? जी, अगर हम बात करें ग्वार कॉम्प्लेक्स की तो बहुत ही सीमित दायरे का ट्रेड देखने को मिल रहा है मनीषा जी, लेकिन निचले स्तरों पर सपोर्ट्स बने हुए हैं। तो हमारा मानना है कि जो दायरा है वो बना रह सकता है, लेकिन लोअर लेवल्स पर अच्छे सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। 5400 एक अच्छा सपोर्ट जो है ग्वार के लिए बनता हुआ नजर आया है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जो रेंज है वो 5400 से 650 की रहेगी। डिप्स में बाई की रणनीति बना के चल सकते हैं। वहीं अगर ग्वार गम की बात करें तो यहाँ पे 10,500 से 11,100 का एक दायरा जो है वो बना हुआ है। तो यहाँ भी लोअर लेवल्स पे बाइंग जो है वो की जा सकती है। मसालों में यहाँ पे हल्दी में ऊपरी लेवल से करेक्शंस होते हुए नजर आए हैं। वहीं जीरे में आज हमने थोड़ी रिकवरी होते हुए देखी है। तो यहाँ पे जीरे और हल्दी में एक दायरे का ट्रेड जो है वो देखने को मिल सकता है अगले 1 से 2 सेशन। लेकिन धनिया में अच्छा करेक्शन होते हुए नजर आया है। तो धनिया का जो जून वायदा है वहां पे 7440 के स्तर पर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना है 7360 का रखना है और ऊपर में 7600 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ खरीदारी की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कोरिएंडर में देखते हुए नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया मनोज जी और जतिन, आप दोनों का ही आज साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए भी। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।